एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का आगे का टॉपिक, दैट इज थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ये कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं एंड उनका क्या फंक्शन है। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम और डिटेल में हमने समझा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस कैसे वर्क करते हैं और कैसे वो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड कैसे अदर ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। Okay, so let us start with the thyroid gland. फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है, तो वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? एंटीरियर साइड पे, ट्रैकिया के जो एंटीरियर साइड है वहां पर प्रेजेंट है। लेट्स ड्रॉ रफ डायग्राम एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया का ये लैरिंग्स पोर्शन है। लैरिंग्स के जस्ट लैरिंग्स एंड ट्रैकिया के कनेक्शन में बाइलोब्ड बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। इट इज बाइलोब, दो लोब होते हैं, बटरफ्लाई शेप जैसा है। एंड इसका जो बीच में कनेक्शन है, दो लोब एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं इस्थेमस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इस्थेमस। इस्थेमस इज नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। ये कोई सिक्रीशन नहीं करता, बल्कि ये जो लोब्स है यहाँ पर सिक्रीशन होता है। अब इसलिए लोब में थायराइड हार्मोन बनते हैं, तो इस लोब्स में क्या प्रेजेंट है, लेट्स सी। ओके, सो लोब्स में थायराइड थायराइड ग्लैंड के अंदर जहां पे थायराइड हार्मोन बनता है, एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फॉलिकल्स। ठीक है, सो थायराइड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं जहां पर थायराइड हार्मोन बनते हैं। दो हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। ओके, सो इस फॉलिकल के बाहर बाकी सारे जो टिश्यूज हैं, ठीक है, फॉलिकल्स के बाहर के स्पेस को, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू में क्या क्या होता है? ये बेसिकली यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनको बोला जाता है सी सेल्स। ठीक है, दोनों लोब में प्रेजेंट है, मैं एक ही में ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस इज योर सी सेल। सी सेल और पैरा फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, सी सेल, पैरा फॉलिक्यूलर सेल और क्लियर सेल भी बोला जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कोई दूसरा हार्मोन रिलीज करता है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड क्या? थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड सिक्रीट करने के लिए स्पेशल फॉलिकल्स है। ये फॉलिकल्स थायराइड फॉलिकल्स कहलाते हैं और ये फॉलिकल थायराइड हार्मोन बनाते हैं। अब ये फॉलिकल को हम एनलार्ज करके अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा है? इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल जिसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। हमने पढ़ा था टिश्यू चैप्टर में कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये सिक्रीशन का काम करता है। सो जो ग्लैंड है वो भी बेसिकली लाइंड होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, और यही टिश्यू जो है वो हार्मोन्स भी बनाता है, सिक्रीशन करता है। सो दिस इज नथिंग बट द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. It is lined by cuboidal epithelial cells. This is one follicle which is lined by cuboidal epithelial cells जो T3 and T4 हार्मोन बना रहे हैं, and this space is called as lumen. Lumen जिसमें बेसिकली कोलॉइड्स प्रेजेंट है, जहां पर आपके हार्मोन्स प्रेजेंट है, T3 थायराइड है, T4 हार्मोन दैट इज थायराइड हार्मोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये थायराइड हार्मोन बनता कैसे है? ये दो तरीके के जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन दो टाइप के हैं, T3 एंड T4, राइट? इनको कलेक्टिवली हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आयोडो थायरोनीन। ठीक है, T4 का फुल फॉर्म है टेट्रा आयोडो थायरोनीन। ठीक है, ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, इसको थायरोक्सिन भी बोला जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो T4 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू T3। ये अराउंड 80% प्रोड्यूस होता है, ये अराउंड 20% प्रोड्यूस होता है। बट
मोर इफेक्टिव, मोर पोटेंट T3 होता है. T3 इज मोर पोटेंट देन T4. इट इज 4 टाइम मोर पोटेंट देन T4. तो जब T4 टिश्यू तक पहुंचता है तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो इट इज मोर इफेक्टिव. नाउ थायराइड हार्मोन बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? थायराइड हार्मोन बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है. पहला आयोडीन, दूसरा अमाइनो एसिड दैट इज टायरोजीन. एक स्पेशल अमाइनो एसिड टायरोजीन. ठीक है, टायरोजीन का प्रिकर्सर फिनाइलएलेनिन होता है. तो टायरोजीन अमाइनो एसिड है और आयोडीन. सो एक मॉलिक्यूल का, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल जब टायरोजीन से मिलता है तो क्या बनता है? मोनो आयोडो टायरोजीन. ठीक है, जब दो आयोडीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं टायरोजीन से तो क्या बनता है? डाई आयोडो टायरोजीन. ये तो बेसिक केमिस्ट्री है, ये हम सभी को पता है. दो मॉलिक्यूल बना तो डाई आयोडो, वन मॉलिक्यूल आयोडीन के बने तो मोनो आयोडो. और किस में जुड़ रहा है? टायरोसिन अमाइनो एसिड में. तो मोनो आयोडो टायरोजीन, डाई आयोडो टायरोजीन. और इन्हीं दोनों से आपका T3 एंड T4 बनता है. अगर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो T3 बनेगा. अगर दो मॉलिक्यूल डाई आयोडो टायरोजीन के मिलेंगे तो T4 बनेगा. टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन बनेंगे. इस तरीके से आपके थायराइड हार्मोन बनता है. आयोडीन हमें जो आयोडीनेटेड सॉल्ट है उससे मिलेगा एंड टायरोजीन हमें प्रोटीन सोर्स से मिलेगा. राइट, प्रोटीन से टूटकर डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड मिलेगा तो टायरोजीन हमें उससे मिलेगा. नाउ अब इनका हमें फंक्शन देखना है. उसके पहले हम हैंड रिटन नोट से इसको क्विकली रिवाइज करते हैं. थायराइड ग्लैंड इज composed of two lobes which are connected by connective tissue flap, that is isthmus. It is composed of follicles and stromal tissue. Stromal tissue में क्या क्या होता है? कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज एंड सी सेल्स और क्लियर सेल और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं. अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो हार्मोन्स बनाते हैं. एंड दिस इज ल्यूमेन जो कि एक्चुअली में कोलॉइडल, जेलेटिनस कोलॉइडल होता है जिसमें थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दो इंपॉर्टेंट बात है थायराइड ग्लैंड के बारे में. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. दूसरा, दिस इज द ओनली ग्लैंड विच स्टोर द हार्मोन. फ्यूचर के लिए हार्मोन स्टोर कर सकता है. अराउंड 3 मंथ तक का स्टॉक ये अपने ल्यूमेन में स्टोर करके रखता है. ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. इसका ओरिजिन क्या है? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल थे, ये एंडोडर्मल है. थायराइड ग्लैंड इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रल साइट ऑफ द ट्रैकिया. दिस इज द ओनली ग्लैंड टू स्टोर इट्स हार्मोन. अब ये इसके सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है? अभी हमने रिसेंटली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है. राइट, सो रेगुलेशन कैसे थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को कैसे पता चलेगा कि थायराइड हार्मोन बनाना है? सो इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरोट्रोपिन, जिसको बोलते हैं TSH. राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? TSH, थायरोट्रोपिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे. थायराइड ग्लैंड में किसको? फॉलिकल्स को. दिस इज फॉलिकल्स, लेट्स से दिस इज वन फॉलिकल्स. सो ये आपके एपिथेलियल सेल है, ये ल्यूमेन है. यहाँ पर TSH के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. सो ये TSH आकर यहाँ बाइंड होगा और इसको स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस T3 एंड T4. ठीक है, सो TSH के इन्फ्लुएंस में थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स है T3 एंड T4 बनाएंगे. अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको भी कौन कंट्रोल करता है? अभी हमने देखा था हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कमांड देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि TSH को थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं. तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और उसके इन्फ्लुएंस में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा. एंड TSH के इन्फ्लुएंस में, TSH के रिसेप्टर फॉलिकल्स में है, जो थायराइड फॉलिकल है
थायराइड फॉलिकल उसके इन्फ्लुएंस में T3 एंड T4 प्रोड्यूस करेगा। अगर T3 एंड T4 का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो T3 एंड T4 क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस को। अगर T3 एंड T4 का लेवल बढ़ गया, so what they will do, they will stop, they will give a negative feedback। ये पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को बोलेंगे भाई स्टॉप करो अपने सिक्रीशन, क्योंकि T3 और T4 सफिशिएंट हो गया है। ओके, जब T3 एंड T4 का लेवल घटेगा सो दे विल गिव पॉजिटिव फीडबैक। सो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, TRH एंड TSH का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। TRH बढ़ेगा तो TSH बढ़ेगा, TSH बढ़ेगा तो T3 एंड T4 का लेवल बढ़ेगा। सो इस तरीके से थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन रेगुलेट होते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके फंक्शंस क्या हैं, उसके पहले हम कैल्सिटोनिन के बारे में देख लेते हैं। ओके, पहले हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस देखते हैं। ओके, थायराइड हार्मोन के फंक्शन, सॉरी। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन? सो ये बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। एन नंबर ऑफ फंक्शन है थायराइड ग्लैंड के, थायराइड हार्मोन्स के, सॉरी। थायराइड हार्मोन सेक्सुअल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल एबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया तो जो अलर्टनेस है, जो IQ लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है, साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपरली नहीं प्रोड्यूस हुआ तो। इन केस ऑफ फ्रॉग, जो टिश्यू जो लार्वा से फ्रॉग बनता है, ये जो स्टेज होती है टिश्यू डिफरेंशिएशन की, ये भी स्टॉप हो जाता है इन लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। So there are n number of functions of the thyroid hormone. So let us see one by one. First is it will maintain the basic metabolic rate. Now what is basic metabolic rate? It is the amount of calorie burn per day for our body activity. हमारी body जितने भी एक्टिविटी करती है उसके लिए वो कितनी कैलोरी बर्न कर रही है, बॉडी में कितनी कैलोरीज यूज कर रही है। तो अगर हम ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा BMR बहुत अच्छा है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी में प्रॉपरली सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, सो BMR को मेंटेन करता है कौन, थायराइड हार्मोन। अब BMR मेंटेन करता है, BMR जब इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज जब बर्न होगी तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है काम करने के लिए। सो इससे क्या होगा, बॉडी में हीट भी जनरेट होगा, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो आप देखोगे जो कोल्ड प्लेसेस पे जब हम रहते हैं तो कोल्ड प्लेसेस पे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट नहीं बन पाता, क्योंकि हमारा BMR रेट बढ़ जाता है। BMR रेट क्यों बढ़ता है, बॉडी के टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि बाहर का जो ठंडा एनवायरमेंट है उससे हम रेजिस्ट कर पाए। सो इसलिए हमारा BMR बढ़ जाता है। ऑल्सो अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो BMR जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। सो वो उस पर्सन में जल्दी डाइजेशन होगा, जल्दी BMR बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो वो एक्टिविटी फास्ट होगी, तो उसमें वेट लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, विच इज नॉट गुड। सो इट हैज बोथ इफेक्ट, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, कैलोरीजेनिक हार्मोन बोलते हैं इसको क्योंकि ये कैलोरीज बढ़ाता है ना, कैलोरीज बढ़ाता है मतलब जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाता है, इसलिए बोलते हैं इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन। ओके, नाउ क्योंकि ये BMR रेट बढ़ा रहा है, इसको ज्यादा एनर्जी बना रहा है ताकि वो एनर्जी का यूज बॉडी की एक्टिविटी में हो, इसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, जो सेल्स के मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, इसका बहुत मेजर रोल है, आप पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये ATP का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप के फंक्शंस को बढ़ा देगा। तो जब सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा यूज होगा इसका मतलब ATP ज्यादा यूज होगा, तो ATP ज्यादा यूज होने के लिए ATP प्रोड्यूस भी ज्यादा होना चाहिए। तो ATP कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सो इसके लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगा। सो बेसिकली ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ा देता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीडेटिव जो आपका रेस्पिरेशन है वो करे, जिससे ATP प्रोड्यूस हो, और ये ATP वो बॉडी के फंक्शन के लिए, बॉडी के एक्टिविटी के लिए यूज हो।
So this is the about your basic metabolic rate. अब ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी में जितने भी n नंबर ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज अगर एक्सेस में है तो ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बन रहा है, उससे भी ज्यादा है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लाइकोजन, जो स्टोर ग्लाइकोजन है, उससे टूट कर ग्लूकोज बन रहा है, जिसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस. इसी तरीके से अगर ग्लाइकोजन खत्म हो गया फिर भी ग्लूकोज की जरूरत है तो फैट और प्रोटीन टूटेंगे और ग्लूकोज बनेगा, इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, सो इस तरीके से ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ये कौन मेंटेन करता है? ये हमारा थायराइड हार्मोन मेंटेन करता है. ठीक है, सो ये फैट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म तो करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इंकरेज करता है, बिकॉज अभी हम देखेंगे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. सो ग्रोथ के लिए, बॉडी में कभी भी ग्रोथ के लिए प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. सो ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है. एनाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन बनना, प्रोटीन सिंथेसिस को ये एनकरेज करता है. ठीक है, सो बेसिकली देखो, अगर बीएमआर, बेसिकली बीएमआर इंक्रीज कर रहा है मतलब बॉडी में एटीपी की जनरेशन को बढ़ा रहा है, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. सो एटीपी ज्यादा कैसे प्रोड्यूस होगा? ग्लूकोज से. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इससे एटीपी प्रोड्यूस होगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना. ये ग्लूकोज, इसका मतलब ये ब्लड में, लेट्स से दिस इज ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायबेटोजेनिक हार्मोन. क्या बोलेंगे? डायबेटोजेनिक हार्मोन, बिकॉज इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. क्यों ग्लूकोज चाहिए? ग्लूकोज से हमें एनर्जी बनाना है. सो दो मीन से ये ग्लूकोज से ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा. पहला बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नाम से हमें समझ में आता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस. दूसरा क्या है? फैट या प्रोटीन से इसका टूट के ग्लूकोज बनना, तो इस मेथड को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. मतलब हमने किसी और मेथड से ग्लूकोज बनाया बाय फैट या प्रोटीन से, तो ये प्रोटीन को जनरली नहीं तोड़ता, ये तोड़ता किसको? फैट को, बिकॉज दिस विल एनकरेज द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है, ना कि प्रोटीन को तोड़ता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है. ठीक है, सो in this way it will responsible for the breaking the fat. फैट को तोड़कर कैटाबॉलिज्म कराएगा फैट का, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा. ऑल्सो इट प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन. आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट, दैट्स व्हाई द नेम इज एरिथ्रोपोइसिस. सो थायराइड हार्मोन एरिथ्रोपोइसिस कराएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन कराएगा. It is responsible for development and maturation of central nervous system. mental growth भी करवाता है. इसलिए जब जो डेवलपिंग बेबी है उसमें अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो, या फिर जब प्रेग्नेंट वुमेन में जो फीटस है, प्रेग्नेंट जो वुमेन है, अगर उसको थायराइड हार्मोन की कमी हो तो जो बेबी है उसका जो मेंटल रिटार्डेशन उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर थायराइड हार्मोन नहीं मिला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपर से कम मात्रा में सिक्रीट हुए तो. ठीक है, ऑल्सो थायराइड हार्मोन का कहाँ फंक्शन है? देखो इसके कितने फंक्शंस हैं. थायराइड हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जिसको अभी तो मेडिसिन अवेलेबल है थायराइड हार्मोन के लिए, मतलब आउटसोर्स करते हैं. अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो हमें डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं थायराइड हार्मोन की, राइट. सो इट मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. It is also responsible for the tissue differentiation. जो लार्वा से
लार्वा, ऑफ कोर्स हम तो लार्वा स्टेज में नहीं जाते, बट एग्जाम्पल जैसे आपका फ्रॉग है, फ्रॉग में टेडपोल लार्वा जब फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलेंगे टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो इस केस में थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, अगर थायराइड हार्मोन नहीं हुआ तो टेडपोल से फ्रॉग नहीं बन पाएगा। क्लियर? इट कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करता है। अगर थायराइड हार्मोन नहीं रहा, मतलब लो रहा, तो it will disturb the menstrual cycle. So it will, as it is involved in growth and development of all part of the body, physical, mental and sexual growth, it stimulate the protein synthesis. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी के ग्रोथ में बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, सो अभी हमने क्या देखा, थायराइड हार्मोन का क्या रोल है, मेटाबॉलिज्म में रोल करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाता है, फैट से ग्लूकोज बनाता है, राइट। देन बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा रेस्पिरेशन हो और ब्लड में बेसिकली ग्लूकोज का लेवल बढ़े, आई मीन ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। Next, it promote the RBC production. Also, it is responsible for physical, mental and sexual growth. Menstrual cycle को control करता है. Then, also it maintain the water and electrolyte balance. Finally, हम next hormone पे आते हैं, which is not produced by follicles but it is produced by C cell, जिसको बोलते हैं पैरा follicle cell. So ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन, कैल्सी टर्म रिलेटेड है कैल्शियम से। सो इसका मतलब ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो जो आपका कैल्सिटोनिन है, दिस इज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन मतलब ब्लड में ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है। हाइपो मतलब कम, सो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये कम करेगा, so that's why it is hypocalcemic hormone. ओके, सो along with एक और हार्मोन जो अभी हम पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम होम्योस्टासिस। कैल्शियम के होम्योस्टासिस को मेंटेन करता है, मतलब कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया, सो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा और ब्लड से कैल्शियम के लेवल को ये कम कर देगा। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा कम हो गया तो पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच जो लिखा हुआ है, पैराथायरॉयड हार्मोन कौन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। सो इट इज हाइपरकैल्सेमिक एंड दिस इज हाइपोकैल्सेमिक। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट फंक्शन करते हैं, एंड दोनों एक साथ क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आने वाले क्लास में हम जब पेनक्रियास का हार्मोन्स देखेंगे तो उसमें ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, दे आर एंटागोनिस्टिक, और एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, एक ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ बॉडी में बैलेंस होता है। ओके, अब डिसऑर्डर्स देखते हैं कि थायराइड हार्मोन अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं सिक्रीट हुआ तो कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे। ओके, थायराइड हार्मोन एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। अगर कम सिक्रीट हुआ तो हम बोलेंगे हाइपोसिक्रीशन, अगर ज्यादा सिक्रीट हुआ तो हाइपर सिक्रीशन। सो कम सिक्रीट हुआ, सो इन केस ऑफ चाइल्ड जो डिसऑर्डर है उसको बोलेंगे क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म चाइल्ड में जो छोटा बेबी है, जो ग्रोइंग बेबी है, अगर उसमें हार्मोन कम है, थायराइड हार्मोन कम है, उसमें हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, तो दैट इज क्रिएटिनिज्म। ठीक है, अगर एडल्ट में थायराइड हार्मोन की कमी है तो इसको बोलेंगे मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा, ओके, इन एडल्ट हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, मैक्सोडीमा, इन चाइल्ड इट इज क्रिएटिनिज्म। अब थायराइड हार्मोन एक और रीजन से, अगर उसका रॉ मटेरियल ना हो तो भी थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो भी हाइपोसिक्रीशन होगा। सो बेसिकली आयोडीन की कमी से अगर थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल गोइटर। ठीक है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगला, अगर हाइपर सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का,
जो कि एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो इस केस में इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, ये भी गॉइटर है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, एंड इसको हम बोलेंगे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव डिसीज साइंटिस्ट के नाम से है। ओके, सो लेट अस सी ईच ऑफ दिस। पहला है आपका क्रिएटिनिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल कम होना। सो बेसिकली ये आइदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फ्रॉम द चाइल्डहुड इन चाइल्ड थायराइड हार्मोन की कमी होना। ठीक है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस डेवलप हो रहा है उस समय मदर की बॉडी में मदर के ब्लड में थायराइड हार्मोन कम है तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, या तो आफ्टर बर्थ चाइल्डहुड स्टेज में जब बच्चे में थायराइड हार्मोन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, तभी भी उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होगा? स्टंटेड ग्रोथ, ओके, इट इज नॉट GH, स्टंटेड ग्रोथ। देखो, ग्रोथ हार्मोन की कमी होने में क्या होता है, बॉडी की ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, मतलब हाइट कम होगा, शॉर्ट होगा, डॉर्फिनिज्म होगा। डॉर्फिनिज्म और क्रिएटिनिज्म में क्या फर्क है? यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन होगा, क्योंकि आपका जो थायराइड हार्मोन है ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि मेंटल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो आपका जो बौना इंसान है, डॉर्फिनिज्म है, इट इज बाकी सारे जो फंक्शंस है उसमें नॉर्मल, मेंटल एबिलिटी भी होगी, वो सेक्सुअली भी एक्टिव होगा, बट इन केस ऑफ क्रिएटिनिज्म व्हाट विल हैपन, इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, पुअर IQ लेवल हो गए, लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस, ऑल्सो लो हार्ट रेट एंड BMR रेड्यूस हो जाएगा। किसी किसी केस में जो गूंगे बहरे होते हैं वो भी इट इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर लेस अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन। ठीक है, सो डीफ एंड म्यूटिज्म भी सिम्टम्स है आपका क्रिएटिनिज्म का, दैट इज हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन का। ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल स्किन। क्लियर? अगला हम देखते हैं सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर कब होता है? इट इज ड्यू टू लैक ऑफ द आयोडीन इन द डाइट, इट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉइडिज्म लीड टू द सिंपल गॉइटर। क्या होता है इस केस में? जब हमारे जो फूड है उसमें जो हम इंटेक लेते हैं उसमें आयोडीन कम है, तो आयोडीन प्रॉपरली नहीं मिलता थायराइड ग्लैंड के, तो जो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स है वो एनलार्ज होते रहते हैं, एनलार्ज होते हैं ताकि वो और ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे केस में क्या होता है? इट इज ड्यू टू लो T3 एंड T4, पॉजिटिव फीडबैक गो टू हाइपोथैलेमस, TSH-RH रिलीज होता है, इट एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी जो कि TSH रिलीज करता है, और ये थायराइड ग्लैंड को एक्ट करते हैं टू रिलीज T3 एंड T4। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा TRH, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा? TSH, एंड ये TSH थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 बनवा रहे हैं। बट कितना भी हम TRH बनाए या TSH बनाए, जब आयोडीन ही नहीं है तो कैसे सेल T3 एंड T4 बनाएगा? सो इस केस में T3 एंड T4 नहीं बन पाता, सो इसकी वजह से कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन मिलता रहता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर से, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर। क्लियर? मतलब हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ये नहीं पता है कि आयोडीन की कमी है इसलिए हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना पा रहा है, उनको लगता है कि थायराइड ग्लैंड वर्क ही नहीं कर रहा है, सो वो उसको स्टिमुलेट करते रहते हैं, TSH और TRH प्रोड्यूस करते रहते हैं। सो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? वो एनलार्ज हो जाता है टू प्रोड्यूस हार्मोन, बट स्टिल due to deficiency of iodine it can't produce thyroid hormone, so this condition is called as simple goiter। ये नॉर्मल कंट्रोल हो जाता है जब आयोडीन उसको मिलने लगेगा। क्लियर? अगला कंडीशन है जब थायराइड हार्मोन एडल्ट में कम प्रोड्यूस हो। अभी हमने बच्चे में देखा क्रिएटिनिज्म होता है, पर अगर एडल्ट में आफ्टर पुबर्टी थायराइड हार्मोन की कमी हो तो इसमें क्या होता है? पेक्युलर थिकनिंग एंड पफिनेस ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू पर्टिकुलरली ऑफ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। सो बेसिकली जो एक्सट्रीम पार्ट है बॉडी के वो ग्रो होने लगते हैं, थिकनिंग होने लगती है। पेशेंट लैक अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है,
जो अलर्टनेस है, जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल कम हो जाता है। ओके, स्लो हार्ट रेट, लो बीपी, ऑलवेज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि थायराइड हार्मोन बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है ताकि बाहर के अगर बाहर कोल्ड है तो हमारी बॉडी एक हीट जनरेट करती है ताकि हम कोल्ड को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीएमआर रिड्यूस हो गया, हार्ट रेट स्लो हो गया, तो ये क्या होगा, इट विल ऑलवेज फील कोल्ड। ऑल्सो लो बॉडी टेम्परेचर एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट इन फीमेल, अगर देर इज लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रॉपर नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, अगला कंडीशन है, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है थायराइड हार्मोन का, सो ये कब होता है, इट इज बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। कैसे होता है, लेट्स सी। देखो, अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है, टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या सिग्नल देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, यू प्रोड्यूस टीएसएच। टीएसएच कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड क्या बनाएगा, T3 एंड T4। यस, तो थायराइड ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स प्रेजेंट है। दिस फॉलिकल्स के ऊपर टीएसएच के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, टीएसएच के रिसेप्टर है, तो ये टीएसएच यहाँ बाइंड होता है, जिससे क्या होगा, ये स्टिमुलेट होगा टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। तो ये नॉर्मली T3 और T4 का लेवल जब बढ़ेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा। यस, दिस विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कि T3 एंड T4 सफिशिएंट हो गया, आप स्टॉप कर दो अपना सिक्रीशन। ओके, बट अब हाइपर सिक्रीशन कैसे होता है, इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा, अपने ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है, तो एंटीबॉडीज वाई शेप की, सो ये एंटीबॉडीज जो है वो मिमिक करते, इट विल मिमिक टू टीएसएच। तो जो एंटीबॉडीज है जो टीएसएच को मिमिक करती है, मतलब जहां पर टीएसएच जाकर बाइंड हो रहा है, कहां पे बाइंड हो रहा है, फॉलिकल्स के रिसेप्टर पे, वहां पे टीएसएच की जगह ये एंटीबॉडीज जाके बाइंड हो जाएगी, ठीक है, ये एंटीबॉडीज जाके बाइंड हो जाएगी। अब टीएसएच की जगह इसको भी स्टिमुलेट, हम कंटिन्यूअस आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहा है और ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो फॉलिकल भले टीएसएच आए ना आए, हालांकि T3 एंड T4 का लेवल जब बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, टीआरएच और टीएसएच का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, बट एंटीबॉडी जो है जो कि टीएसएच को मिमिक कर रही है वो इस रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है, और इस रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से कंटिन्यूअस देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। So abnormal increase in thyroid hormone is due to the autoimmune disorder, that is एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी जो कि टीएसएच की जगह एंटीबॉडीज जाकर बाइंड हो जाएगी रिसेप्टर पे। इज दैट क्लियर? सो हाइपर थायरॉइडिज्म कब होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव डिसीज, ठीक है। इसमें आई जो है वो प्रोट्यूड हो जाती है, बल्जी दिखने लगता है, आंखें पूरी बाहर, आई बॉल जो है बहुत प्रोट्यूड होकर दिखता है, तो दिस इज बल्ज आई। आप इमेज देख सकते हो एनसीईआरटी में, इट इज गिवन। इसमें बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा क्योंकि बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी में स्टोर ही नहीं हो पाएगा ग्लूकोज, बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, उस ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन होगा, सो इट विल इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, इट विल इंक्रीज द एबनॉर्मल बीएमआर रेट, so it is a autoimmune disorder because antibody will mimic the action of the TSH. Okay, so ये जो एंटीबॉडीज है TSH जैसा वर्क कर रही है, इट विल कंटिन्यूअसली एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, जिससे T3 एंड T4 बनेंगे। ओके, सो ये कोई भी नेगेटिव फीडबैक रिसीव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज हाइपर थायरॉइडिज्म, जिसमें abnormally thyroid gland का secretion बढ़ जाएगा। So I hope this is clear to you. Okay?
सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड. ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये भी थोरैसिक रीजन में ही प्रेजेंट है, ट्रैकिया के जस्ट आगे, लैरिंग्स और ट्रैकिया के पास में हमारा बटरफ्लाई शेप का थायरॉइड ग्लैंड है. अगर हम बैक साइड से देखें, डोर्सल साइड से देखें, तो देयर विल बी अ 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड. ईच लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं. लेट्स से दिस इज, ये आपका लैरिंग्स, दिस इज ट्रैकिया, और यहाँ पे आपका थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है, राइट? दिस इज योर थायरॉइड ग्लैंड. सो जब व्हेन वी सी फ्रॉम पोस्टीरियर डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल मतलब आगे, सो ये आपका थायरॉइड ग्लैंड है, राइट? अगर हम पीछे से देखते हैं, सो देयर विल बी लाइक दिस 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड. ईच लोब में जो थायरॉइड ग्लैंड है, बैक साइड से देखते हैं तो ईच लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं. तो वी हैव अ 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड. ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, क्या करता है ये? बेसिकली इसका काम है ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करना. ठीक है, अगर हम देखें हमारी बॉडी में जो हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में. अभी हम लिस्ट ऑफ फंक्शन देखेंगे कैल्शियम के क्या क्या है. बट ये कैल्शियम जो मेजॉरिटी होता है ये आपके बोन में डिपॉजिट होता है. बोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, राइट? कैल्शियम और फॉस्फेट का 99% आपके बोन में डिपॉजिट होता है, बट 1% ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है. सो ये जो परसेंटेज है कैल्शियम का या अमाउंट है ब्लड में, इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उससे ज़्यादा या कम होने पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सो विल डिस्कस दैट. सो जो हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं पैराथ्रॉन हार्मोन और पीटीएच. ओके, पैराथ्रॉन और पीटीएच, और वी कैन से इट साइंटिस्ट के नाम से कॉलिप्स हार्मोन, जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम प्यूरिफाई किया था और आइसोलेट किया था. ओके, सो इट इज पीटीएच. शॉर्टकट शॉर्ट में वी कॉल्ड इट एज अ पीटीएच और पैराथॉर्मोन. ओके, अब इसका फंक्शन देखते हैं. अभी जस्ट हमने देखा कि कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड के सी सेल से बनता है ना? जो स्ट्रोमल टिश्यू में सी सेल्स प्रेजेंट है वो क्या बना रहे थे? दे वर क्रिएटिंग थायरोकैल्सिटोनिन. तो थायरोकैल्सिटोनिन और जो हमारा पीटीएच है, ये दोनों थायरोकैल्सिटोनिन and टोनिन एंड पैराथॉर्मोन, पीटीएच लिखती हूँ मैं, ये दोनों जो कैल्शियम का होम्योस्टैसिस है इसमें हेल्प करते हैं. कैसे? सी, पीटीएच का क्या रोल है? इट इज हाइपर कैल्केमिक. इसका मतलब क्या करता है? ये हमारे ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है. ठीक है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है? देयर आर 3 वेज. 3 तरीके से ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, हमारा मेजॉरिटी जो कैल्शियम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वी हैव अ बोन, है ना, लॉन्ग बोन्स. और हमारी बॉडी में जो बोन्स होते हैं, बोन्स में वी हैव अ बेसिकली जो मैट्रिक्स है, टफ मैट्रिक्स, इट इज कैल्शियम फॉस्फेट, है ना? तो यहाँ पे हमारा अराउंड 99% कैल्शियम जो होता है वो बोन में स्टोर होता है. पर ये बोन हमेशा इनका जो मॉड्यूलेशन होता रहता है. कैसे होता है? बोन्स के अंदर वी हैव अ सेल्स. बोन्स के अंदर हमारे पास जो सेल्स होते हैं 2 तरीके के हैं. एक है ऑस्टियोक्लास्ट, एक है ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट टिश्यू चैप्टर में ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, सो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? क्लास से आप याद कर सकते हो कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन के अनवांटेड पार्ट को कट करता है. सो बोन के अनवांटेड पार्ट को जब कट करेगा तो इससे क्या रिलीज होगा? कैल्शियम. ठीक है, तो ये कैल्शियम फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड में बढ़ेगा. अब इस कैल्शियम का यूज करके ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा? ये फिर से बोन को रीफॉर्म करेगा. ठीक है, सो बोन को फॉर्मेशन करता है ऑस्टियोब्लास्ट, है ना?
इस तरीके से हमारे बोन का जो रीफॉर्मिंग होता रहता है, बोन का जो अनवांटेड पार्ट है, कई बार होता है बोन का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके शेप बिगड़ गए, तो उसको कट करने का काम ऑस्टियोक्लास्ट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन के अनवांटेड पार्ट को कट करेगा, उससे कैल्शियम ब्लड में बाहर आएगा, और इस कैल्शियम का यूज करके ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, इट विल रीफॉर्म द बोन। ये जो प्रोसीजर है ये चलता रहता है, पर इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो हार्मोन है, एक है पीटीएच एंड दूसरा है कैल्सिटोनिन। पीटीएच क्या करेगा, ये ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को बढ़ाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट इसके प्रेजेंस में क्या करेगा, कैल्शियम ब्लड में बढ़ाएगा, ठीक है। बोन का जो अनवांटेड पार्ट है उसको ऑस्टियोक्लास्ट कट करके कैल्शियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या ब्लड में इंक्रीज करेगा। सो पीटीएच इज योर hypercalcemic because it will increase the calcium level in blood, whereas your calcitonin is opposite in function. कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ब्लड में जो एक्सेस कैल्शियम है, लेट्स से पीटीएच वर्क कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब कम था तो पीटीएच वर्क किया, पीटीएच रिलीज हुआ, उसने क्या किया, ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को बढ़ाया, कैल्शियम ब्लड में आ गया। अब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर कौन फंक्शन करेगा, देन योर कैल्सिटोनिन विल कम। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, इट विल decrease the calcium level in blood. How? कैल्शियम को पकड़ के ब्लड में, लेट्स से ये ब्लड वेसल है, यहाँ से कैल्शियम को ले जाकर वो कहाँ पे स्टोर कराएगा, अगेन बोन में स्टोर कराएगा। सो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम अगेन इनटू द ब्लड इज डन बाय योर कैल्सिटोनिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इस तरीके से दोनों एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक मतलब फंक्शन में अलग हैं, बट दे आर रेगुलेटिंग द ब्लड का कैल्शियम लेवल, ठीक है। सो पीटीएच के 3 तरीके होते हैं ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। सो आई विल डिस्कस दिस, हाउ पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम का लेवल इन ईसीएफ और ब्लड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड। पहला तरीका होता है फर्स्ट वे, बाय डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन or you can say desorption of bone। सो इसमें अभी जस्ट मैंने जो डिस्कस किया कि ये बोन से जो कैल्शियम है उसको रिमूव कराते हैं, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इंक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ योर पीटीएच हार्मोन। सो उसकी वजह से क्या होगा, बोन में से कैल्शियम निकल के आपका नॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। सेकेंड वे क्या होता है, इट increase absorption of calcium in digestive tract। जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वहाँ पे क्या करेगा, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें जो भी कैल्शियम का सोर्स है उससे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा कैल्शियम के। तीसरा तरीका क्या है, डिक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, मतलब यूरिन में भी ये क्या करेगा, जो यूरिन में कैल्शियम का लॉस है उसको कम कर देगा, यूरिन में भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। हाउ कम, ये क्या करेगा, इट इंक्रीज द, बेसिकली एक और फैक्टर होता है विटामिन डी, राइट। सो इट विल एनहांस द secretion of विटामिन D3 और cholecalciferol by JG cells, ठीक है। सो दिस इज द योर वे
ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पीटीएच। पीटीएच कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ाएगा? पहले बात, 99% जो कैल्शियम है वो कहाँ रहता है? बोन में रहता है। तो ये क्या करेगा? बोन का डीमिनरलाइजेशन, मतलब इट इज़ नॉट अ नेगेटिव पार्ट एक्चुअली में। जब पीटीएच का लेवल ज़्यादा होगा तब वो नेगेटिव होगा कि बोन में छेद हो जाएंगे। बट नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि जो अनवांटेड पार्ट है बोन का उसको रिमूव करके फिर वापस से उसका एक्चुअली जो रीफॉर्मेशन होता है बोन का, तो उसमें से कैल्शियम निकाल के वो कैल्शियम यूज करके अगेन नए बोन फॉर्मेशन में यूज होता है आपका ये मेथड। ओके, नाउ सेकेंड इज जीआई ट्रैक्ट में से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तीसरा, किडनी में जो भी आपके जेजी अपैरेटस है उससे क्या करेगा ये? इट विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ विटामिन D3 दैट इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, जो कि एक्चुअली में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। So this is the three way of the functioning of your PTH. So let us see this with our handwritten notes. Okay, एक बार quickly revise करेंगे ये, then हम लोग disorder पे आएंगे कि PTH जो है अगर वो कम सिक्रीट होता है, हाइपोसिक्रीशन में क्या प्रॉब्लम होगी और हाइपर सिक्रीशन में क्या प्रॉब्लम होगी। ओके, सो फर्स्ट इज PTH क्या है? पैराथॉर्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। इट इज बेसिकली आपके कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच ये दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं ब्लड के कैल्शियम लेवल को। ओके, अब ये जो ग्लैंड है, फोर ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड के। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थायराइड के पीछे, ईच लोब में 2 ग्लैंड, तो 4 ग्लैंड हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड के हैं। इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। हमने देखा थायराइड ग्लैंड भी एंडोडर्मल है। पिट्यूटरी एंड हमारा हाइपोथैलेमस वाज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। थायराइड और पैराथायराइड एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, सो ये कैल्शियम के होम्योस्टासिस में हेल्प करता है। अब हमारा ये जो पीटीएच हार्मोन है इट इज हाइपर कैमिक वी कैन से, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे रेगुलेट करते हैं। लेट्स से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है ना, पीटीएच ने वर्क किया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। कैसे बढ़ा? नॉर्मली बोन का मिनरलाइजेशन और डिसॉर्प्शन करके कैल्शियम सारा निकल जाएगा, सारा आई मीन कुछ लेवल में कैल्शियम रिमूव होगा, ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन बढ़ जाएगा, है ना। सो इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। तो अब कौन रिलीज करे? क्या रिलीज होगा? जो हमारा थायराइड ग्लैंड का सी सेल्स है और पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो क्या रिलीज करेंगे? कैल्शिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, एंड दिस इज व्हाट hypocalcemic. So it will decrease the blood का calcium level. This will decrease the blood का calcium level by opposing the function of PTH. Osteoclast के function को कम कर देगा। कैल्शियम जो एक्सेस कैल्शियम है ब्लड में से उसको वापस से बोन में इसको बोन में डिपॉजिट करवाएगा, राइट। सो इन दिस वे आपका कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक है पैराथ हार्मोन की। ओके, your parath hormone is hypercalcemic. So what it will do? It will increase the blood का calcium level. Let's say आपका कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा फंक्शन किया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया, या बाय एनी वे ब्लड में कैल्शियम का लेवल या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया। सो व्हाट इट विल डू? जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है इट विल सिक्रीट पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन सिक्रीट होने से क्या होगा? दिस विल वर्क इन 3 वेज। पहला, फर्स्ट बोन का डिसोल्यूशन और डिसॉर्प्शन, मतलब बोन में से कैल्शियम निकलना, डीमिनरलाइजेशन। इससे क्या होगा? कैल्शियम फिर वापस से ब्लड में आ जाएगा। सेकेंड वे क्या है? जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। जीआई ट्रैक्ट में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना, इंक्रीज द जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम का लेवल बढ़ाना थ्रू एब्जॉर्प्शन। थर्ड वे, reduce loss of calcium in urine by secretion of vitamin D3 or cholecalciferol in kidney. Yes, so these are the 3 ways how
your PTH will control the calcium का level, it will increase the calcium का level. So इस तरीके से ये दोनों वर्क करते रहते हैं. इसी तरीके से अभी हम देखेंगे ग्लूकागॉन और इंसुलिन भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, दोनों वर्क करते हैं. अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन सिक्रेट होगा, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लूकागॉन फंक्शन करेगा. सो एंटागोनिस्टिक फंक्शन करके ये क्या करते हैं, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं. सो सेम मैनर में आपका कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं. ओके, अब देखते हैं पीटीएच हार्मोन है, अगर इसका हाइपो सिक्रीशन होता है तो क्या होता है, और हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या होता है. अगर पीटीएच, देखो कैल्शियम हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो देखते हैं इसकी लिस्ट ऑफ फंक्शन क्या है. तो हमें ये इजी होगा ये समझना कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाता है. हर एक सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी परमिएबिलिटी कैल्शियम के लेवल पे डिपेंड करती है. तो प्रॉपर जो कैल्शियम का लेवल वो इंपॉर्टेंट होता है. देन मस्कुलर एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट है ना. देन नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है. कैल्शियम जब रिलीज होगा तभी जाके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ना, जब नर्व इम्पल्स जनरेट होता है. ऑल्सो नर्व इम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बिना किसी स्टिमुलस की जो न्यूरॉन है वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करने चाहिए, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम लेवल. तो अगर बाहर कैल्शियम लेवल कम हुआ तो अनवांटेड नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं. तो विल डिस्कस नाउ. ब्लड कोएगुलेशन में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है. हमारे हार्ट बीट में, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है. बोन फॉर्मेशन में 99% जो मिनरल है वो कहाँ होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है. देन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट. सो कैल्शियम हमारी बॉडी के फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसके लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कम ज़्यादा लेवल हुआ तो ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो लेट अस सी, अगर ब्लड में अगर पीटीएच कम सिक्रीट हुआ तो क्या होगा. पीटीएच अगर कम सिक्रीट हुआ इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, है ना. क्योंकि पीटीएच क्या कर रहा था, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा था. हाउ, बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम आवर फूड और ऑल्सो फ्रॉम यूरिन. सो ये तीन तरीके से कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा था. पर पीटीएच कम सिक्रीट हो रहा है, तो कम सिक्रीट होने से क्या होगा, ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होगा, हमारा कैल्शियम कम हो जाएगा. इससे क्या होगा, जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उनकी अनवांटेड एक्साइटेबिलिटी होती है. क्योंकि ये न्यूरॉन्स की जो एक्साइट होता है, मतलब नर्व इम्पल्स जो जनरेट होता है वो तो स्टिमुलस के प्रेजेंस में ही होना चाहिए ना. अनवांटेड अगर न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाएंगे सो क्या होगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. सो अनवांटेड, क्योंकि कैल्शियम नहीं है उसको इनहिबिट करने के लिए, देयर इज लेस कैल्शियम. सो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स. सो मसल्स जो है, इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स भी क्या होते हैं, दे आर अनवांटेड. न्यूरॉन मसल को मैसेज देगा, इम्पल्स करेगा. सो मसल्स क्या होंगे, अनवांटेड, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है. सो जो कैल्शियम का लेवल अगर डिक्रीज हुआ तो ये जो न्यूरॉन्स है वो एक्साइटेड ही रह जाएंगे. देयर इज नो कंट्रोल ऑन दैट. तो न्यूरॉन्स एक्साइट है, मसल्स भी एक्साइटेड है, अनवांटेड दोनों में स्टिमुलस आ रहा है. सो व्हाट विल हैपन, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएंगे. इसकी वजह से कई बार मसल क्रैम्प, देन योर मसल ट्विच और स्पैज्म, और इसी को हम बोलते हैं पैराथायराइड टेटने, जो नॉर्मली इसको, या फिर हम बोल सकते हैं हाइपोकैल्केमिक टेटने. मतलब इसमें आपको नमनेस अराउंड योर माउथ, जो मसल्स की नमनेस होती है, पैरों में, हाथों में जो झुंझुनी सॉर्ट ऑफ होती है, जलन होती है ना, इट इज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, मतलब पीटीएच का लेवल बढ़ा, तो पीटीएच का लेवल बढ़ गया तो पीटीएच क्या कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बोन को तोड़ रहा था ना, बोन को तोड़ने वाला सेल. तो ऑस्टियोक्लास्ट का हमें ज़रूरत क्यों है, जो अनवांटेड बोन के पार्ट है या फिर जो डीफॉर्म पार्ट है उसको रिमूव करके फ्रेश बोन का सेल्स वहाँ पे आ जाए, है ना. बट अगर पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो अनवांटेड ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन बढ़ जाएगा, और ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन बढ़ने से क्या होगा, बोन डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा. तो बोन डिसोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा,
बोन की सॉफ्टनिंग, बेंडिंग, फ्रैक्चर जो भी बोन में है वो होगा। और बहुत ज़्यादा पीटीएच लेवल होने से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पे छेद हो जाना, क्योंकि बोन के सेल अनवांटेडली इट इज गेटिंग रिमूव बाय योर ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन कौन बढ़ा रहा है, पीटीएच बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, इट इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ वुमन। वुमन में जब मेनोपॉज हो जाता है तो क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। बट जो ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहा है, बोन को तोड़ रहा है, राइट, और कैल्शियम रिमूव कर रहा है, तो इसमें जो एस्ट्रोजन है वो हेल्प करता है, उसको कंट्रोल रखता है ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को। सो क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, सो दैट्स वाई ऑस्टियोपोरोसिस के जो केसेस हैं वो आफ्टर मेनोपॉज वुमेन में भी देखे जाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द रोल ऑफ योर पीटीएच? पीटीएच क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।